जय गोपीनाथ जी की। मेरे साथ हैं उमेद सिंह जी, जो उमेद सिंह जी करीरी के नाम से जाने जाते हैं। उमेद सिंह जी अभी एक क्षत्रिय युवा वाहिनी के नाम से एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं, तो बात करते हैं उस संगठन के ऊपर। उमेद सिंह जी, आपको ये एक नया संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? पहली बात तो ये क्लियर कर दूंगी, ये संगठन मैं नहीं बना रहा हूँ। ये संगठन पिछले दिनों जो राजनीतिक निर्णय सामाजिक संगठनों के रहे और जिनसे समाज आहत हुआ, तो हजारों साथियों ने मुझे आदेशित किया कि हम लोग इस तरीके के जो राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं और जिनसे समाज का नुकसान हो रहा है, निश्चित रूप से समाज का राजनीतिक वर्चस्व कमज़ोर करने का जो संगठनों ने प्रयास किया, तो ये हजारों साथियों का एक सुझाव था कि हमें एक विकल्प के तौर पर कुछ करना चाहिए, कुछ बौद्धिक लोगों को सामने लाना चाहिए, ताकि राजनीतिक रूप से एक जनजागृति हम लोग राजस्थान में पैदा कर सकें। हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए रोजगार परक कुछ व्यवस्थाएं हम लोग पैदा कर सकें, समाज के लिए कुछ अच्छे विकल्प हम लोग ढूंढ करके लाएं जो आज तक सामाजिक संगठन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके सुझावों को हम लोग कहीं ना कहीं मूर्त रूप देने का प्रयास सब लोग मिलकर के करेंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि राजनीतिक निर्णय जो गलत हुए हैं, तो आप इंडिकेट करेंगे कि ऐसा कौन सा राजनीतिक निर्णय था जो आपकी नज़र में गलत था? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 4 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो राजपूतों को प्रभावहीन करने के जो दुष्कर्म पिछले 4 साल में रहे हैं, मैं निश्चित रूप से उनको दुष्कर्म ही कहूँगा कि जो जाति सत्तारूढ़ पार्टी की कहीं ना कहीं जनक रही हो, जिनके सहयोग से, जिनके स्नेह से, जिनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पनप पाई, उस जाति को निश्चित तौर पर 4 साल में बहुत नीचा दिखाने का प्रयास किया गया और राजनीतिक रूप से प्रभावहीन घोषित करने के जितने षड्यंत्र रचे गए वो सबके सामने थे। और 4 साल के उस संघर्ष के बाद में हमारे कुछ संगठन कह रहे थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सही है। ये वही लोग थे जो 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजपूतों को उकसा रहे थे, बरगला रहे थे, या राजपूतों को कहीं ना कहीं उस पार्टी के अगेंस्ट खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। जब निर्णय का समय आया तो वो लोग उसी पार्टी के पक्ष में जाके खड़े हो गए जिसके खिलाफ। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए, तो आप भी तो उन्हीं के एक तरह से एडवाइजर थे या दिशा निर्देश भी आपका होता था, तो आप उनको क्यों नहीं रोक पाए? निश्चित रूप से 4 साल तक जो घटनाक्रम हुए उसमें पूरा योगदान रहा है, कंधे से कंधा मिला करके लड़े हैं। लेकिन जब निर्णय समाज के राजनीतिक वर्चस्व का था और व्यक्तिगत वर्चस्व स्थापित करने की जब बात आई, तो मुझे लगा समाज का वर्चस्व मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जब उन लोगों ने समाज के वर्चस्व को छोड़कर व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा मुझे उन लोगों से अलग हो जाना चाहिए। और मैं समय रहते 30 सितंबर 2018 को ही उन लोगों से अलग हो गया था। और ये उसका कारण यही था कि व्यक्तिगत वर्चस्व हम लोग किसी का स्थापित करने के लिए संगठन नहीं बनाते हैं। संगठन निर्माण का मूल भाव ये होता है कि समाज का सामाजिक जो वर्चस्व है वो स्थापित हो। समाज की जो बहुत सारी जिनको आप लोग कह सकते हो, बहुत सारी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ होती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो राजनीतिक रूप से विस्थापित कर देती है समाज को, हम लोग उनको दूर करने के लिए संगठन बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ व्यक्तिगत काम होने लग गए थे, तो मैंने उनसे दूरी बनाई। उमेश सिंह जी, आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में थे और आपने इन चुनावों के अंदर पीछे जैसे राष्ट्रीय करणी सेना ने वसुंधरा जी को समर्थन दिया, उससे पहले आप छोड़ चुके थे, तो क्या आपको ये भनक लग गई थी पहले कि भविष्य के अंदर जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजपूत संगठन लगे हुए हैं उसी को समर्थन दिया जा सकता है? हाँ, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 साल में जो घटनाक्रम हुए वो पूरे राजस्थान के राजपूतों को आज भी याद है। और मुझे लगता है जो सच्चा अंदर से कहीं ना कहीं समाज के लिए पीड़ित महसूस करता है, वो जिंदगी भर ये 4 साल राजपूत समाज के उपहास के 4 साल थे भारतीय जनता पार्टी से, राजपूत समाज को प्रताड़ित करने के 4 साल थे। और मुझे लगता है कि जो अंदर से भी थोड़ा बहुत भी धर्म के प्रति, अपनी जाति के प्रति थोड़ा सा भी संवेदनशील है, वो अपनी ज़िंदगी में इन 4 सालों को नहीं भूल सकता। और ऐसे पीड़ित 4 वर्षों को कोई साथी भूलने का प्रयास करे और राजनीति करने का प्रयास करे, मुझे लगता है ये हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि ऐसे साथियों को छोड़ दिया जाए। मैंने भी वही किया था। तो उन लोगों को समाज के अंदर आज भी जिन लोगों का वर्चस्व है या इस तरह के जो तत्व हैं जो समाज में इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं या समाज को इस्तेमाल करते हैं, उनको समाज से दूर करने का या उनको समाज से काटने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है?
निश्चित रूप से क्षत्रिय युवा वाहिनी उसी विकल्प की ओर ले जाएगी समाज को। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपराधी आज हर जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसका कारण बहुत सीधा है, अच्छे लोग खुद काम करना नहीं चाहते और अपराधी निश्चित तौर पर वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करके अपना और लोगों को पीछे लगा लेते हैं और राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। उन सब जो शक्ति अर्जित करते हैं उसका राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। हम लोग इसी के रूप में, विकल्प के रूप में क्षत्रिय युवा। मेरी एक बात बताइए कि जितने भी, मैं पर्टिकुलर एक समाज की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल नेतृत्व की बात करता हूँ। देश के अंदर राजनीतिक नेतृत्व है, हर आदमी ये देखता अरे वो दबंग है, वो है, भले ही वो उनका आपराधिक बैकग्राउंड हो, उनकी पृष्ठभूमि बेशक आपराधिक आती हो, लेकिन ऐसे लोगों को युवा क्यों पसंद कर रहे हैं? बहुत सीधी बात है सर। समाज जब वेदना में होता है और उस वेदना में जो जाके खड़ा हो जाएगा वही समाज का नेता बन जाएगा। और दुर्भाग्य से अच्छे लोग जाके खड़े नहीं होते बल्कि टांग खींचते हैं खड़े होने वालों की। ऐसे लोग जब खड़े होते हैं तो समाज का सम्भ्रांत व्यक्ति तो पता नहीं डर के कारण, भय के कारण या और कोई कारण होता होगा, चुप रहता है। लेकिन जब कोई अच्छा व्यक्ति वहां पहुंचता है तो निश्चित रूप से समाज के अच्छे लोग ही उस अच्छे व्यक्ति को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं सिंह जी, मैंने इस समस्या के ऊपर अभी अपने जो महान चिंतक हैं, क्षत्रिय महान चिंतक जो हैं देवी सिंह जी महार साहब, मैंने उनसे बात की थी। मैंने कहा इस समस्या का समाधान क्या है और इसके कारण क्या है, तो उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब संक्षिप्त शब्दों के अंदर बताया कि ये देश, यानी हमारा देश भारत है, वो वीर पूजक देश है। यहाँ पे वीरों का नेतृत्व स्वीकार किया जाता है। अब भले आदमी तो वीरता कहाँ दिखाएं, और सरकार के खिलाफ भले आदमी बोलते ही नहीं डर के मारे, तो उनको तो लोग कायर समझते हैं। और जो ये गुंडे बदमाश मावाली टाइप के आदमी होते हैं वो सरकार का विरोध में नाटक करते रहते हैं, तो उनको वीर समझ करके ये जनता उनके पीछे रहती है। हाँ, अक्सर से मैं महार साहब की बात से सहमत हूँ। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मूवमेंट्स में अच्छे लोग कहाँ जाके खड़े हों। कुछ लोग आनंदपाल प्रकरण का उदाहरण देते हैं कि वहाँ अच्छे लोग नहीं जा सकते थे, और कई लोग ये कहते हैं कि वो गलत किया गया। जबकि वास्तविकता ये है, अगर आप उसका दूसरा पहलू देखना चाहो जो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, आनंदपाल सिंह क्रिमिनल था, उसको हिंदुस्तान के कौन से कोर्ट ने क्रिमिनल करार दे दिया, और अगर दे दिया होता तो सजा न्यायालय देता। न्यायालय के अधिकारों पर निश्चित तौर पर राजस्थान पुलिस ने अतिक्रमण करते हुए उसको मारा। अब उस फेक एनकाउंटर की जांच करना, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि आप अपराधी के पक्ष में गए थे, हम तो न्याय की स्थापना के पक्ष में वहां जाके खड़े हुए थे। अच्छे लोग क्यों नहीं गए? अच्छे लोगों ने जाके, अभी तक अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि साहब वो गलत था। मुझे आप बताइए, हिंदुस्तान के किसी कोर्ट ने उसको अपराधी नहीं माना, बैक टू बैक वो मुकदमों में बरी आ रहा था। ठीक है, एक पल के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि निकट भविष्य में शायद उनको कोई सजा भी हो जाती, लेकिन क्या ये इस बात का प्रमाण है कि पुलिस उनका एनकाउंटर कर दे? क्या हिंदुस्तान में न्याय व्यवस्थाओं की स्थापना का कोई औचित्य नहीं रह गया था? हम लड़े हिंदुस्तान की न्यायपालिकाओं का अस्तित्व बचाने के लिए, कि जब वो है सजा देने के लिए अपराधियों को, तो फिर क्यों पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया? फिर लोग कह रहे हैं कि साहब वो एनकाउंटर फर्जी नहीं था। तो जो 16 बिंदुओं की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है, उस गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो नहीं किया। उसका एनकाउंटर करने के बाद में आनंदपाल का, उसका पोस्टमार्टम एक तहसील हेडक्वार्टर पे करवाया गया। बुद्धिमान लोग सब जानते हैं इस बात को, लेकिन वो अब भी यही कहेंगे कि वो मामला गलत था, वहाँ समाज को खड़ा नहीं होना चाहिए था। खड़े उनके परिवार के पक्ष में हुए, खड़े इसलिए हुए कि उस आदमी के साथ में असंवैधानिक प्रक्रिया उसको मारने के लिए अपनाई गई। तो अच्छे लोग वहाँ खड़े नहीं होते हैं। वो निश्चित रूप से महार साहब ने जो कहा, खड़ा तो आपको अन्याय के प्रति होना ही पड़ेगा, तभी आपको लोग स्वीकार करेंगे। महार साहब का भी यही कहना है कि अच्छे लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और उनको वीरता भी प्रदर्शित करनी पड़ेगी, लोगों को दिखाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए कि आपने जो पुराना संगठन छोड़ा है, राष्ट्रीय करणी सेना, तो आपको लगा कि ये संगठन गलत राह पे जा रहा है। हाँ, तो अब आपके पास, आपके साथ में ऐसे लोग भी संपर्क में हैं जो उस संगठन के अंदर काफ़ी वर्चस्व रखते हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं, और ये केवल मेरे लिए वेदना का विषय नहीं था, मेरे लिए पीड़ा का विषय नहीं था, हर उस व्यक्ति के लिए पीड़ा का विषय था जिसने अपनी दिन रात मेहनत करके इस संगठन को यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने सड़कें तोड़ी, संघर्ष किया, माँ पद्मिनी के समय किया, शामराव कांड के समय किया, चतुर सिंह के टाइम किया, आनंदपाल सिंह प्रकरण के टाइम किया। ये वो लोग थे जिन्होंने समाज के प्रति समर्पित होकर संगठन को अपना सब कुछ दिया। लेकिन जब राजनीतिक निर्णय करने की स्थिति पैदा हुई, जिस पार्टी के खिलाफ हम 4 साल लड़े, जिस पार्टी ने हमारे हजारों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, मुकदमे लगा दिए, जिस पार्टी ने हमारे लोगों को जेल में मूत्र पिलाया हो, जिस पार्टी के इशारों पर पुलिस ने
उनके छाती के बाल उखाड़े गए हो, हमारे बुजुर्गों को प्रताड़ित किया गया, हमारी महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। इवन सरवण सिंह जी के जहाँ एनकाउंटर सरवण सिंह जी मालासर के यहाँ हुआ था, उन महिलाओं का क्या दोष था? एक 6 महीने की बच्ची को 6 महीने तक जेल में डाल के रखा। ये सब चीज़ें जब हमें लगा कि संगठन का शीर्षस्थ नेतृत्व भूलने लग गया है और इन सब चीज़ों को भूल करके ये उसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए तैयार हो गया है जिस पार्टी से समाज लड़ रहा था, तो ये दुर्भाग्यजनक मुझे लगा, मेरे साथ हजारों साथियों को लगा, आपको जानकारी होगी, हजारों साथियों ने इस्तीफे दिए और ये सब उन्हीं लोगों की मनोभावना थी कि हम अच्छे लोगों को प्रोजेक्ट करना शुरू करें, अच्छे लोगों को अन्याय के प्रति लड़ना सिखाएं। इसलिए एक संगठन की आवश्यकता है और उस संगठन का कहीं ना कहीं नामकरण हुआ है क्षत्रिय युवा वाहिनी। और आगे हम लोग इस तरीके का नेतृत्व तैयार करने का प्रयास करेंगे कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो उसको एनालिसिस बुद्धिजीवी जो करना चाहें वो अपने हिसाब से करते रहेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले साहसी लोगों का एक समूह क्षत्रिय युवा वाहिनी तैयार करें। नहीं तो इसकी भी कोई गारंटी है कि आपकी जो क्षत्रिय वाहिनी होगी, क्षत्रिय युवा वाहिनी होगी, उसमें महत्वाकांक्षी लोगों पे नकेल रखी जाएगी? निश्चित रूप से गारंटी होगी। दूसरी चीज़, हर समूह में 2-4-5% लोग ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जहाँ नेतृत्व ही बेईमान हो जाए तो वहाँ फिर बाकी के संगठन की आवश्यकता ही मेरे ख्याल खत्म हो जाती है। नेतृत्व के अलावा 1-2 लोग अगर कोई महत्वाकांक्षाओं के घोड़े पे सवार हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको गिराया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, लेकिन नेतृत्व निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ महत्वाकांक्षाओं के घोड़े पर बैठकर राजनीतिक मंजिल। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में आपकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके मुखिया जो सुखदेव जी गोगामेड़ी हैं, उन्होंने वसुंधरा राजे को समर्थन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन किया गया वो आपको तकलीफ वाला था? हाँ, निश्चय वो तकलीफ का था। दूसरी चीज़ें मैं आपको और क्लियर करूँ, बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं, जो राजनीतिक नतीजे अभी निकल करके आए हैं, 23 विधायक बीजेपी में होते थे 7 हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को नहीं हराना चाहिए था, समाज का प्रतिनिधित्व कमज़ोर हो गया, कम हो गया। मैं उन लोगों से भी बताना चाहता हूँ, जब समाज पीड़ा में था, आनंदपाल प्रकरण पे बोले कोई विषय नहीं, नहीं बोले कोई विषय नहीं। शामराव प्रकरण पे बोले कोई विषय नहीं, बोले कोई विषय नहीं। माँ सती पद्मिनी को जब अपमानित करवा रही थी भारतीय जनता पार्टी, और जब एक फिल्मी भांड के आर्थिक मंसूबे पूरे करने पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार तुली हुई थी, तब भी ये लोग नहीं बोले। इनको हम समाज के कोटे से इनको टिकट दी जाती है, समाज के कोटे से मंत्री बनते हैं। अरे समाज की कम से कम पुरातन संस्कृति, सभ्यता और जो हमारे पूर्वज हैं उनकी अस्मिता के लिए तो ये लोग मुंह खोलते। आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें सारे लोग सीबीआई जांच के उपरांत एक कमरे में बैठे लंच ले रहे हैं और उसमें समाज की पीड़ा का किस तरीके से उपहास वो लोग उड़ा रहे थे। अगर कहीं किसी के अंदर थोड़ी सी भी वेदना है तो वो वीडियो मुझे लगता है अंदर चुभता है तीर की तरह। ये हमारे परिवार के सदस्य थे, तो इन्हें हमारी वेदना की इस तरीके से मजाक नहीं उड़ानी चाहिए थी, और अगर उन्होंने उड़ाई है तो वो अपने घर बैठे। जो समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा माने, ऐसे लोग जीत कर जाने चाहिए, चाहे कम जाएं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं साहब ये गलत हुआ, मैं कहता हूँ बहुत सही हुआ। जो अपनी माँ की पीड़ा पर हंसता हो, उसका कोई उसको कहीं भी जिता करके भेजने का या उसको प्रतिनिधित्व देने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य रहता है। इसलिए ऐसे लोगों का हार जाना बेहतर है, जो अपनी माँ की वेदना पर हंसते हो, अपनी माँ, अपनी कौम रूपी माँ की वेदना का मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं। तो उमेश सिंह जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपका जो संगठन बनेगा क्षत्रिय युवा वाहिनी, उसमें जो पीछे जो संगठनों ने जो भी गलतियां की है या समाज का जो इस्तेमाल किया हुआ है वो आपका संगठन नहीं करेगा, और जो जो कमियां रही है या जो व्यक्तिगत निर्णय थोपे गए हैं संगठनों के ऊपर वो आप लोग नहीं करने देंगे? निश्चित रूप से मैं आपको आश्वासित करता हूँ, वाहिनी राजनीतिक रूप से राजपूतों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए काम करेगी, और जो व्यक्ति समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेगा उसको राजनीति में आगे ले जाने का काम वाहिनी करेगी निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सिंह जी, हमें शौर्य गर्जना को समय देने के लिए। तो दोस्तों, उमेश सिंह जी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना छोड़ दी। इनको लगा कि वहाँ पे व्यक्तिगत निर्णय हो रहे हैं जो समाज हित में नहीं हैं, और इस तरह से बचने के लिए कि भविष्य के अंदर कोई भी संगठन को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अंदर इस्तेमाल करे, उनके रोकने के लिए एक विकल्प के तौर पर उन्होंने क्षत्रिय युवा वाहिनी के नाम से ये एक संगठन बनाने जा रहे हैं। हालांकि अभी उसकी रूपरेखा बनी है, अभी उसके कोई पदाधिकारी नियुक्त नहीं है, वो किसी बैठक या जो जैसे भी इनकी रणनीति होगी ये बनाएंगे, और समाज के अंदर जो पीछे जो भी संगठनों में जो गलतियाँ रही है उनको ये सुधारने का काम करेंगे। धन्यवाद।